इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। हम बोलते हैं इन पीरियोडिक टेबल जो पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती है वो एस, स्टार्टिंग के दो जो हमारे होते हैं वो एस ब्लॉक होता है, और जो लास्ट के 6 होते हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 3 to 12 जो हमारे हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमारा पी ब्लॉक रहता है। पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक, यहाँ पे एलिमेंट लेंथेनम होता है, उसके ऊपर लेंथेनाइड होते हैं, और यहाँ पे एक्टिनियम होता है, उसके ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। 4s सीरीज और 5s सीरीज होती है। तो जो पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक है दैट इज इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल 7 हमारे पीरियड होते हैं, 7 पीरियड में वी नो दैट 3 में डी होता है, लेकिन फिलिंग ऑफ जो हमारी n प्लस एल रूल, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल हमारी अगर बात करें कि जो फिलिंग ऑफ 3D होती है वो आफ्टर 4s होती है, तो स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। तो फोर्थ पीरियड में हमारा जो सीरीज होगा वो कौन सा होगा, 3D, एक पीछे चलता है n-1। तो ये अगर n हुआ तो ये हमारा हो गया 4D। ये अगर हमारा n6 है तो ये 5D सीरीज होगी, और अगर ये 7 लास्ट पीरियड है तो ये 6D सीरीज होगी। तो फिलिंग जो होती है वो हमारी कैसे होती है, पहले ns में, फिर n-1d में। तो आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जब समझेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास 4 सीरीज हैं जिनमें 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ी, 3D, 4D और 5D, क्योंकि इनकी कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज हैं, कलर्ड कंपाउंड है, तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मेटलर्जी में इनका रोल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनका रोल है, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज। तो 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होके जिंक तक जाती है, अट्रियम से स्टार्ट होके कैडमियम तक जाती है, फिर लैंथनम, जैसा कि बताया अभी, लैंथनम के बाद क्या हो जाता है, 4f सीरीज आ जाती है लैंथेनाइड 71 तक, उसके बाद 72 से 80 मर्क्यूरी, एंड वैसे ही सिमिलर वे में एक्टिनाइड्स आएंगे एक्टिनियम के ऊपर, और 103 लॉरेंसियम के बाद RF रदरफोर्ड से लेके CN। अभी इसको रिसेंटली नाम मिला है, पहले इसको हम लोग क्या बोलते थे, UUB, अनन बाइयम। ये हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है सिंबल बनाने का और नेमिंग का। तो ये सीरीज याद रखने के लिए हम निमोनिक देख लेते हैं, सिंपल से निमोनिक है, समझ सकते हैं। कैरी, टाइनी, विसियस, तो वी हो गया हमारा क्रिएचर, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सिंपल है, कैरी, टाइनी, विसियस, क्रिएचर में फियर काउ एंड नाइस क्यूट जेब्रास। याद रख सकते हैं 2-4 बार, अगर हम मेमोराइज करेंगे तो इजिली याद हो जाएगा। सेकेंड वन, वाई, एट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टीसी है टैक, रुथेनियम, रोडियम में ये जरूरत नहीं है, साइलेंट है। पीडी पड़ेगी आगे, सीडी मिलेगी। कैडमियम, ये भी हमारा साइलेंट है। कंप्लीट करने के लिए स्टेटमेंट, तो यारी जरा निभा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे सीडी मिलेगी। सीडी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी सीरीज। उसके बाद जो 6 हमारा है, 6 पीरियड है, उसमें 5D सीरीज है, इजी है। ला, हफ्ता, वर्ना, रे, ओसामा, इधर, इरिडियम, प्लैटिनम, पिटाई और होगी HG। ला, हफ्ता, वर्ना, रे, ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। तो ये इजी है, 2-4 बार करेंगे
तो कनेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अक्सर इसी को डिफाइन कर रहे हैं, RF, आकर RF, ये साइलेंट है, ठीक है। सलमान भाई, SG भाई, हंस मत, 10 10 रंग, RG उड़ाएंगे, तो ये पुराने कन्वेंशन के हिसाब से है। UUV तुम CN के हिसाब से सुनाएंगे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये सेवेंथ पीरियड वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है 60 सीरीज, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आकर रूप में दबाएंगे, लिख लो, DV मिसिंग है लग रहा है, दबाएंगे तो DV हो जाएगा। सलमान भाई, हंसो मत, 10 रंग, सुनाएंगे तो CN, उड़ाएंगे तो UUV। तो ये हमारा थोड़ा निमोनिक था, 2-4 बार अगर रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी 4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज होती है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, और ग्राउंड स्टेट में या इसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो लास्ट वाला जो हमारा जिंक फैमिली है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो किधर से किधर जा रहा है, 4s1 से 4s2 या 5s1 से 5s2। तो हम बोलते हैं जिंक फैमिली में डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो डी हमारा पूरा फिल हो गया। तो हम बोलेंगे जिंक फैमिली को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। तो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से तो हम बोलते थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अब हम बोलते हैं एक्सेप्ट जिंक फैमिली। और उस जिंक फैमिली को हमने क्या बोल दिया, इसीलिए पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जिंक फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेनली +2 ही होती है, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर वाले हैं वही निकलते हैं, तो कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी क्या होती है, इसमें +2 होती है। तो ये समझ आना चाहिए, मर्क्यूरी में +1 भी पाई जाती है, लेकिन वो डायमेरिक फॉर्म में। लेकिन यहाँ समझ आना चाहिए कि हम जिंक फैमिली को पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं मतलब D12, तो बेसिकली क्या हुआ, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुए वो क्या हुए, D1 से D9 तक, मतलब ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक, 12 वाला नहीं, क्योंकि वो जिंक फैमिली है। तो ये हमारे कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, तो पहले एनर्जी के हिसाब से देखो, पहले अरेंज करेंगे तो पहले NS आएगा, फिर D आएगा, लेकिन इसको रीअरेंज कर दिया है। तो फिलिंग पहले NS में होती है, फिर N-1 D में होती है। अब NS में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर D में हम बोलते हैं 0 से लेके 1 2 से लेके 10 तक चलेगा। कुछ जगह ऑब्जर्व किया गया है कि जो NS2 है, हम बोलते हैं S में 1-2 इलेक्ट्रॉन से एज सच स्टेबिलिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके D में चला जाए अंदर की तरफ, क्योंकि D इनसाइड है, तो हम बोलते हैं, जिसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, तो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इनके कुछ जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें देखो, यहाँ पे जनरलाइज भी कर दिया गया है, NS12 कर दिया गया है, और N हमारा 0 से 10 है, 1 से 10, तो ये हो गया है हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, जो मैंने स्टेबिलिटी की बात की, अलग अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं, कन्फर्म हमारे एक्सचेंजेस एनर्जी से बताते हैं। जैसे अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम हमारा क्या होना चाहिए था, क्रोमियम होना चाहिए था 3D4 4s2। हम बोलते हैं अगर यहाँ पे एक टर्म होता है एक्सचेंज एनर्जी, हम बोलते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हम बोलते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे, 1 2
3 4, फिर उसके बाद 5 6 7, इस तरीके से फिर इसके हो गए 8 9 और लास्ट वाला 10। टोटल 10 नंबर एक्सचेंजेस होते हैं। सिंपल होता है तरीका, 4 हैं तो 3 2 1, तो ये कितना हो गया 6 एक्सचेंजेस होंगे। यहाँ पे 5 है तो एक कम करो, 4 3 2 1, तो ये कितने एक्सचेंजेस हो गए 10। हम बोलेंगे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हैं तो मूवमेंट ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए क्रोमियम में देखो क्या है, हमारा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहाँ पे हाफ फिल्ड कर लिया, हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। उसके अलावा और हम अगर देखें तो सेम चीज देखो कॉपर में है, तो ये दो पहले सीरीज में केवल दो हैं जो हमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी नॉर्मल जो चलना चाहिए वही पैटर्न चलेगा। क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्योंकि D9 कॉपर में D9 से D10 ज्यादा स्टेबल है फुली फिल्ड हंट्स के हिसाब से। तो हम बोलेंगे इसमें तो 1 2 से ज्यादा कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 4D सीरीज में काफी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई में D1, जिरकोनियम में D2, सबसे पहले नायोबियम में आता है। देखो यहाँ पे अंदर चला गया, D3 होना चाहिए, उसकी जगह D4 है। फिर यहाँ पे D5, ये भी S1 हो गया। फिर TC सही है, RU में प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके नीचे सोडियम में भी प्रॉब्लम है, PD में तो फुली फिल्ड हो गया क्योंकि D8 था, तो D9 के बाद सीधे D10 हो जाएगा क्योंकि D10 बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फुली फिल्ड। और फिर हमारा AG, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 में मतलब 4 ही केवल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, बाकी 6 डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। 5D सीरीज में बात करें, LA सही है, HF सही है, TA भी सही है, टंगस्टन भी सही है, इवन RE भी सही है, ऑस्मियम में भी सही है, इरिडियम भी सही है। केवल प्लैटिनम में देखो क्या हो रहा है। अब प्लैटिनम का एक्सप्लेनेशन हम लोग आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने ब्लॉक में थोड़ा सा बताया है। हैवियर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें ये इफेक्ट देखा गया है कि थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे PT और AU दो ही डिफरेंट बिहेव करते हैं, तो पहले में दो, लास्ट में दो और बीच में 6, तो टोटल कितना हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कौन सा मिस कर दिया हम लोगों ने, चेक कर लेते हैं। ओके, TA, TA में 4FD3, D3 होना चाहिए था, TA नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, TC में देख लेते हैं, TC भी सही है, नॉर्मल जो MN का होना चाहिए वैसे ही है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली याद करने के लिए, नवाबी क्यों करे मौत तक रुके राह में पड़ेगी आगे पिटाई, और तो हम इजिली याद कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। निमोनिक अगर नहीं याद रखना है तो फिर भी थोड़ा सा देखेंगे। तो क्रोमियम कॉपर पहले में, PTAU लास्ट में, और बीच में हमारे NB MO RU RH और PD, और साथ में सिल्वर। तो ये ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 10 एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल जो होना चाहिए जिस पैटर्न में होते हैं उसके हिसाब से नहीं होता। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा अगर कभी आएगा तो। अगला लैटिस मेटल्स होते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर्स मेनली क्लोज पैकिंग। हम SCP सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, BCC बॉडी सेंटर्ड, BCC CCP भी पाए जाते हैं, ये लास्ट वाले जो कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है, हमारे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। केवल प्रॉब्लम होती है जिंक के साथ, मैग्नीज, कैडमियम और मरकरी, इनके टिपिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बाकी सब में हमारे SCP मोस्टली हैं और कुछ हमारे CCP भी हैं। CCP में मेनली कौन से हैं, कोबाल्ट, निकल और कॉपर फैमिली वाले सब, और उसके पहले वाले हमारे SCP या BCC हैं। तो थोड़ा सा याद रखो, वैसे एज सच इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि मैग्नीज, जिंक और CD और Hg का मतलब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और MN, तो बस MN ध्यान रखो,
जिनके टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं पहला, जिसके चलते वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। और हम बोलेंगे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे कंपाउंड्स क्या होंगे, वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और वो पार्शियल जो विजुअल लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो कलर्ड कंपाउंड्स होंगे। और ड्यू टू देयर मेटालिक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं उनकी क्या होती है, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी समझ आना चाहिए। तो जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा प्रॉपर्टीज में, हम ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। और अभी मेनली हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती हैं। तो अगला हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में हम जंप करें उससे पहले एटॉमिक रेडियाई समझ लेते हैं। वैसे पीरियोडिक टेबल में ये पार्ट हमने डिस्कस किया है। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, पहले 3D सीरीज ऑब्जर्वेशन डेटा दिया है, रटने की जरूरत नहीं है। स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक कम हो रहा है, रेडियस डेफिनेटली कम होना चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। अभी जेड इफेक्टिव तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, एमएन का सीन क्या होता है, एमएन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड थे, लेकिन जैसे Fe आएगा पेयरिंग स्टार्ट होगी, मतलब हम बोलेंगे शील्डिंग हमारी बढ़ जाएगी, अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो हम इसको अगर और अच्छी तरीके से समझें तो हम बोलेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो अब जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। कंपनसेट करेंगे तो रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं Mn 1.17 से लेके कॉपर 1.17 तक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आया है 0.01 का बीच में। लेकिन फिर सडनली क्या होगा, यहाँ पे 4s1 की कहानी थी, यहाँ पे 4s2 गया है, डी की बात नहीं हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, सिग्मा बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। हम बोलेंगे अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो डोमिनेट कर जाएगा जेड इफेक्टिव के ऊपर। अच्छा, जेड इफेक्टिव अभी बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। और ड्यू टू दैट रीजन हम बोलेंगे रेडियस सडनली जंप कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो समझ आना चाहिए, सिंपल है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक रेडियस डिक्रीज करती है, फिर कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम रहती है, और फिर जिंक में सडनली इंक्रीज कर जाती है। तो ये थी हमारी 3D। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ 3D 4D और 5D, मतलब डाउन द ग्रुप बात करें कंपैरिजन की, तो हम बोलते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो अगर हमने ऊपर देखा था, मैंने बताया भी था कि 5D से पहले लेंथेनम उसका फर्स्ट मेंबर है, लेकिन उसके बाद 4f सीरीज आ जाती है। अब ड्यू टू दैट 4f सीरीज हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो जो रेडियस को है वो क्या कर देगा, एटॉमिक रेडियस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब जो सेल्स हैं उनको छोटा कर देगा। तो जो अभी हमारी 4 सेल 5 सेल में जितना साइज आ रहा था उतना 6 सेल में आएगा। तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट्स होता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ा है तो एटॉमिक रेडियस कम हो गई है, इसलिए 4D और 5D की रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन ये इफेक्ट ग्रुप 3 वालों पे नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट होता है लेंथेनाइड एलिमेंट्स का इफेक्ट। तो स्कैंडियम से साइज ज्यादा बड़ा होगा एट्रियम का, और फिर उसके बाद लेंथेनम। तो ये समझ आना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, क्योंकि Y के पहले कोई ज्यादा एलिमेंट नहीं है। स्कैंडियम के पहले भी 2 ही एलिमेंट हैं, Y के पहले भी 2 ही एलिमेंट हैं, और La के पहले भी 2 ही एलिमेंट हैं। तो देयर विल बी नो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी पे भी लेंथेनाइड, एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव, इनका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आयनाइज करना मतलब m प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो जेड इफेक्टिव जैसा कि अभी बोला था बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंटली क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होना चाहिए। बिल्कुल वही ऑर्डर है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वेनेडियम। तो वेनेडियम के साथ क्या होता है, अभी ये क्या है, अभी है D3, ये हमारा 3D3 4s2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन गया 3D3
4s1। अब s1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो ये वेनेडियम जो प्लस नॉर्मली जो +1 वाले हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। अब ये हो जाएगा 3d4। अब 3d4 में जो नंबर ऑफ अभी बताया था एक्सचेंज हमारे कितने होंगे, 3 + 2 + 1 6, और 3 में कितने हो रहे थे, 2 + 1 3। हम बोलते हैं सडनली नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हो गए तो वहां पे एनर्जी हमें मिल जाएगी थोड़ी सी, तो जो खर्च हो रहा था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये लेंथ, ये हमारा वेनेडियम में होता है। सेम चीज यहाँ पे अगर हम बात करें, ये दो और हैं जहाँ पे हम बोलते हैं सडनली कम हो जाती है। कोबाल्ट और निकल में सेम हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन D5 था, D6 हुआ, D7 हुआ, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो हम बोलते हैं, तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने से, तो थोड़ा सा वहां पे एनर्जी कंपनसेट होके तुम्हें मिल जाएगी, तो इसलिए वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये चीज समझ आनी चाहिए। एक वेनेडियम के समय ट्विस्ट है और एक कोबाल्ट और निकल के समय ट्विस्ट है। ये सीरीज दी हुई है 3D 5D 4D में। तो देखो यहाँ पे TC क्रोमियम ऊपर बढ़ रहा है, फिर सिंपली हमारा डाउन जा रहा है। 5D सबसे ऊपर है, 3D और 4D एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल आइडिया होना चाहिए। फिर भी समझ लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो ऑर्डर होता है हम ऑब्जर्व करते हैं, हम बोलते हैं 3D का ज्यादा है क्योंकि 4D का साइज कम है, और 5D का भी ज्यादा है क्योंकि हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो अगर हम इंडिविजुअल कंपेयर करें 3D और 4D में, साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो डेफिनेटली हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D क्या होगी, मोर देन 4D। अब 4D और 5D की बात करें, जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो गई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से। तो अब जेड इफेक्टिव बढ़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, तो 5D की भी 4D से ज्यादा हो गई। तो देखा जाए तो क्या है, 3D की मतलब 4D की सबसे कम होगी, और फिर 3D या 5D होगा। तो आप उसमें भी कंपेयर कर लेते हैं 3D और 5D में। हम बोलेंगे 3D और 5D की बात करें तो रेडियस में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन जेड इफेक्टिव में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज सबसे ज्यादा होती है। तो जो एक ऑर्डर हमें समझ आता है वो 5D सबसे ज्यादा, फिर 3D और फिर 4D। लेकिन इनमें मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो 5D में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5D सबसे ऊपर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हमारा 4D है, 4D में देखो Ag नीचे है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि 4D में कौन से एलिमेंट्स, केवल 4 Tc Ru Rh और Ag हैं जो उस रूल को फॉलो करते हैं। अदरवाइज हमारा क्या है, फिर हमारा ये 3D आ रहा है। तो ध्यान रखना है हमें कि ये वाले में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहेगा, 4 के लिए केवल ऑर्डर है, बाकी सब में नॉर्मल रहेगा कि हमारा पहले 5D फिर 4D फिर 3D। ये इफेक्ट स्कैंडियम वाली फैमिली पे नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और ये अभी जैसा बताया मैंने निकेल पीडी और पीटी पे भी नहीं आ रहा था, और इवन कॉपर फैमिली पे भी नहीं आएगा। तो दो ही तीन पर्टिकुलर सीक्वेंस हम बना सकते हैं जहाँ पे हमें इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमें उन्हें याद रखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा एज इट इज, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट। अब ये मेटल्स हैं, सॉलिड रहते हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो हम बोलते हैं जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेटल्स हैं तो ये हमारे हाई होंगे क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मोर देन 2 होते हैं यहाँ पे, क्योंकि डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज मतलब दैट आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग पर्पस। तो हम बोलते हैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ती है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और फिर उसके बाद Mn से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मेटालिक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, और हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो पैटर्न की बात करें तो सिंपल है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। सिंपल है, सामने जो अभी बताया था, क्रोमियम तक बढ़ रहा है, मॉलिब्डेनम तक बढ़ रहा है, टंगस्टन तक बढ़ रहा है, फिर उसके बाद डाउन जा रहा है। सेम पैटर्न है,
थोड़ा लास्ट में देख सकते हैं ये कॉपर AU और AG वाले में स्विच हो गया है, बाकी कोई पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस चीज को समझ आना चाहिए। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, कभी आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे आएगा। तो बस एक ही, अगर हम ग्राफ की बात करें तो एनसीईआरटी में भी ग्राफ मिल जाएगा हमें। हम बोलेंगे कॉपर, फिर उसके बाद AU, फिर उसके बाद AG। अदरवाइज बाकी सब में जो ऑर्डर आ रहा है वो 5D है, फिर 4D है, फिर 3D है, तो देख सकते हैं। तो ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हमारा इसका, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जो ग्रीन कलर में दिख रही हैं, वो हमारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। उसके अलावा ये वाली बहुत रेयर होती हैं, ये जो नीचे दिख रही हैं हमें, ये वाली काफी रेयर पाई जाती हैं। ये काफी रेयर हैं, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जिनकी कितनी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम बोलते हैं NH इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए मैग्नीज की +7 तक जा रही है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है यहाँ पे। वेरिएबल वैलेंसी का रीजन वही है कि हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग होती है, जिससे डी और जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। 4D की बात करें और 5D की बात करें तो बस ये याद रखो, रुथेनियम और ऑस्मियम की +8 होती है, ये Fe के नीचे हैं, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा केवल जिनॉन फैमिली, मतलब नोबल गैसेस में जिनॉन देता है और यहाँ पे 2 देते हैं। तो हमारी ये 4D सीरीज में रुथेनियम और 5D सीरीज में ऑस्मियम, इसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बाकी मैग्नीज +7 है ही, +7 यहाँ पे भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ग्रीन कलर वाले हैं। उसके अलावा ये जो रेड मैंने बनाया है ये हमारे रेयर हैं, जो भी हमारे ये सब बने हैं ये सब हमारे रेयर हैं। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि रुथेनियम और ऑस्मियम में +8 होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम बोलेंगे मेटल हैं तो आयनाइज होंगी, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो हम वहां पे जो टर्म डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम बोलते हैं वहां पे वोल्टेज, वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, सेल फॉर्म हो सकता है, हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो मतलब उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, उतनी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होती है। और हम बोलते हैं उतना, क्योंकि हमें याद हो तो ΔG0 होता है -NFE0। तो हम बोलते हैं ये अगर बढ़ेगा तो ΔG कम होगा क्योंकि निगेटिव है। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बोला उतना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, जितना खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उतना दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा पूरा प्रोसेस। अगर समझें तो पहले हमें पता है सॉलिड है, गैस बनाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, केवल गैसेस फॉर्म से निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और फिर सिंपली हाइड्रेशन होगा, एक्वस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड से एक्वस तक का पूरा हमारा, इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग बॉन्ड हाइबर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, ये वाली एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम हो सकती है, कम होगी तो रिलीज एनर्जी ज्यादा है, हमें समझ आना चाहिए। तो हम बोलेंगे उस केस में क्या होगा, एक्चुअली पहले केस में हम लोग ज्यादा ले लेते हैं। पहले केस में क्या होगा, ये ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे अब ज्यादा है तो डेफिनेटली पानी के अंदर आयनाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कौन देता है, हाइड्रेशन एनर्जी हमारा कौन दे रहा था, M2+। लेकिन आयनाइजेशन में खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना है, जिस केस में ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी उसकी हमारी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, और कॉपर के साथ ऐसा होता है, हम देखेंगे। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो ΔG निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ΔE0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, देखो थोड़ा टफ होता जा रहा है।
लेकिन कॉपर के साथ बहुत प्रॉब्लम है। कॉपर में हम बोलते हैं 2+। समझो बात को, कॉपर होता क्या है? कॉपर होता है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया Cu से Cu+, लेकिन Cu2+ जाने के लिए 3d10 से निकालना पड़ेगा जो फील्ड है, इसलिए हम बोलते हैं वहां पे उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो हमारा केस 1 आ जाएगा, जिसमें हम बोलेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का सम है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो इसलिए वो निगेटिव है। बाकी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, लेकिन सभी क्या होंगे? सबकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, एक्सेप्ट मोर रिएक्टिव एक्सेप्ट कॉपर देन हाइड्रोजन। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा इवेंट टाइटेनियम होगा। अब अगर M2+ से 3+ की बात करें, तो 3+ में स्टेबल स्टेट होती हैं, देख सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रोमियम में देखो सडनली बढ़ गया, वैसे तो अभी पता था लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कम होता है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं CFT से। क्योंकि समझो बात को, ये होता है 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये हो गया 3d4। अब 3d4 क्या है? 3d4 है ये होती है स्प्लिटिंग एनर्जी। फिलिंग होगी 1 2 3 4। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये अनस्टेबल स्टेट है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा और निकाल देंगे 3d3, तो ये ज्यादा स्टेबल स्टेट आ जाएगी हमारी। इनको EG और T2G बोलते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन हम लोग CFT में पढ़ते हैं जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हैं, तो हम बोलते हैं ड्यू टू दैट रीजन क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं फिलिंग के हिसाब से, इसलिए उस केस में देखो सडनली जंप हो गया है। बाकी लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है वैल्यू। तो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ +2 आयन भी डिक्रीज करेगी, +3 आयन भी डिक्रीज करेगी। ये तीन, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम +3 मोर स्टेबल है। मैग्नीज, Fe और कोबाल्ट में +2 मोर स्टेबल है। ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से ध्यान रहना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन देख लेते हैं। कॉपर Cu+ है, हमें पता है Cu2+। अब इलेक्ट्रॉन क्रोमियम होता तो क्रोमियम में तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता? बेसिकली हमारा ये वापस कर लेता, लेकिन हमारा अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर पानी में डालेंगे तो अगर कोई और होता तो हाइड्रोजन हमारा H+ सिंपली क्या कर लेता? H2 में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन कॉपर के केस में ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कॉपर की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होती है? कॉपर की रिएक्टिविटी हमारी हाइड्रोजन से कम होती है। तो अब मजबूरी क्या होगी? कॉपर प्लस खुद इलेक्ट्रॉन लेके खुद को क्या कर लेगा? डिस्प्रोपोर्शनेट कर लेगा, मतलब रिड्यूस भी कर लेगा। तो समझ आना चाहिए, क्रोमियम अगर यहाँ पे होता, Cr होता, तो सिंपली Cr3+ में चला जाता 3 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती। लेकिन ये चीज कॉपर के साथ नहीं होती। कॉपर के केस में रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, तो वहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। तो ये हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। तो ये हमारा था स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही स्टेबल हो पाती है। तो देखो ऑक्सीजन के साथ दिए हैं, इवन क्रोमियम F6 भी बना लेता है CrF। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जितना ये छोटे होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी हमारी बढ़ती है। स्प्लिटिंग अभी जो बताया था मैंने तुम्हें, T2G और EG के बीच में हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा जो EG है हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग CFT में करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ती है। तो याद रखना है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज करती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझ आनी चाहिए। उसके अलावा स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की बात करें, तो कॉपर की बात करें तो देखो यहाँ पे ये नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि F- हमारा क्या है? वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, तो +1 को +2 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए ये TiF2
CuF नहीं पाए जाते हैं क्योंकि तुरंत Ti+3 में चला जाएगा, उसकी +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, I माइनस है, तो यहाँ I माइनस क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये +2 में ज्यादा स्टेबल है, ये +2 में ज्यादा स्टेबल है और ये +1 में ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑक्साइड सिंपल है, प्योर, जहाँ पे हमारा +2 +3 है, और मिक्स्ड में हम बोलते हैं दोनों कंबाइन हो जाते हैं, FeO.Fe2O3। इसकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2MnO MnO2। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो समझ आ जाएगा मिक्स्ड ऑक्साइड है, और अगर इंटीजर है तो समझ आ जाएगा प्योर ऑक्साइड है, स्टेबल होते हैं। एक लास्ट और एग्जांपल देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस वीडियो के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा जैसे है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, हम बोले अगर ये बेस की तरह एक्ट करता है, मतलब एसिड से रिएक्ट करता है, तो एक बेस क्या देता है, कैटायन, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, BO2+। और अगर ये बेस से रिएक्ट करता है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। तो एसिड्स क्या देते हैं, HCl क्या देता है हमें, H+ निकलने के बाद Cl- क्या देते हैं, एनायन, तो हमें क्या मिलेगा, BO3-। तो ये IIT JEE का क्वेश्चन आया हुआ है कि B2O5 जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिवली हमें क्या देता है। तो समझ आना चाहिए, जब बेस की तरह एक्ट करेगा तो कैटायन देगा, और जब एसिड की तरह करेगा तो एनायन देगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की है। नेक्स्ट पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड कंपाउंड, मैग्नेटिक मोमेंट, इवन सॉलिड स्टेट का जो पार्ट है हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर, वो भी हम इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।